प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान कला की कक्षा में हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार में जो शासन के प्रकार हैं, जिसमें हमने प्रजातंत्र की चर्चा की, अब हम अधिनायक तंत्र को लें। अधिनायक तंत्र प्रजातंत्र का विलोम शब्द है। प्रजातंत्र के विपरीत स्थिति है। आधुनिक समय में शासन की दो प्रणालियां, लोकतंत्र और अधिनायकवाद, इसे बोलचाल की भाषा में तानाशाही की स्थिति भी कहते हैं। तो ये तानाशाही राजतंत्र से अलग है। राजतंत्र वंशानुगत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, और भारतीय समाज में ऐसी परंपरा रही कि राजा का बड़ा पुत्र उसका उत्तराधिकारी बनेगा। अन्य देशों में भी ऐसी परंपरा थी कि राजा का उत्तराधिकारी उसके परिवार में ही हो। तो ये परंपरा पुरानी हो गई है। वर्तमान समय में राजतंत्र नहीं चलता, या तो लोकतंत्र चलता है या अधिनायकवाद। जहां लोकतंत्र कानून के शासन से, जहां अधिनायकवाद जनता की इच्छा से शासन संचालित होता है, वहीं अधिनायक तंत्र में शासन सत्ता की प्राप्ति का माध्यम शक्ति होती है, और सैनिक शक्ति इसका एक प्रमुख आधार रही है। अधिकांश देशों में जो तानाशाह बने हैं वो सैनिक शक्ति के बल पर ही बने हैं। और लोकतंत्र के विपरीत इसमें कानून के शासन का महत्व नहीं होता। इच्छा, शासनकर्ताओं की इच्छा, मन मर्जी अधिक महत्वपूर्ण होती है। आधुनिक 20वीं शताब्दी में हिटलर, मुसोलिनी अधिनायकवाद के उदाहरण हैं। ये द्वितीय महायुद्धकालीन उदाहरण हैं जो उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा का सहारा लेकर भी अधिनायकवादी बने। इसी के साथ इराक के शासक सद्दाम हुसैन भी अधिनायकवाद के उदाहरण हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बहुत से अधिनायकवाद के उदाहरण हैं। इसमें जनरल अयूब खान, इसके बाद यहिया खान, इसके पश्चात जियाउल हक, और इसके पश्चात मुशर्रफ पाकिस्तान के अधिनायकवादी शासक रहे। अगर हम पाकिस्तान की स्थिति को देखें तो कभी लोकतंत्र, कभी अधिनायकवाद। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी अधिनायकवादी शासन रहा। बांग्लादेश 1971 में बना। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के लोकतांत्रिक निर्वाचित शासक थे। उसके बाद जियाउर रहमान वहाँ के अधिनायकवादी शासक रहे। हमारे पड़ोसी देश बर्मा, जिसे म्यांमार कहा जाता है, वहाँ पर भी लंबे समय तक तानाशाही की स्थिति रही। अभी आंग की सून वहाँ की शासक है। ये लोकतांत्रिक निर्वाचित शासक है, लेकिन वहाँ भी अधिनायकवादी शासन के बादल मंडरा रहे हैं।
तो जो साम्यवादी देश है वहाँ भी अधिनायकवाद एक मान्य शासन पद्धति है। यद्यपि वे सैद्धांतिक रूप से घोषणा करते हैं कि वे आर्थिक समानता और लोकतांत्रिक पद्धति पर बल देते हैं। आर्थिक समानता के माध्यम से ही लोकतंत्र आता है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो साम्यवादी विचारधारा के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, अपने जो इतिहास की व्याख्या की है उसमें भविष्यकालीन स्थितियों का भी वर्णन किया और क्रांति के पश्चात उन्हें सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की बात कही, शोषित वर्ग की तानाशाही की। लेकिन आगे चलकर लेनिन के द्वारा जो रूस के क्रांति के नायक और शासक बने ने व्याख्या की साम्यवादी दल और साम्यवादी दल की तानाशाही। तो आज अधिकांश साम्यवादी देशों में साम्यवादी दल की तानाशाही का प्रचलन है और चीन में भी साम्यवादी दल की तानाशाही है। यानी चीन इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार तो नहीं करता, लेकिन व्यवहारिकता में वहाँ पर साम्यवादी दल की तानाशाही चलती है। तो हमें लोकतांत्रिक और तानाशाही दो प्रमुख विकल्प के रूप में हमें दिखाई देते हैं। अफ्रीका अपेक्षाकृत विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश है, वहाँ भी तानाशाही के अनेक उदाहरण हो सकते हैं। तो इसमें हम जो तानाशाही एक आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय हमें व्यावहारिकता से व्यावहारिक अध्ययन के लिए तानाशाही को भी अध्ययन में शामिल किया जाता है। और अमेरिका जैसा देश जो अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहता है, जब वे विदेश नीति का संचालन करते हैं तो वे इस बात पर बल देते हैं कि लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लोकतांत्रिक देश से उनकी मित्रता का प्रथम प्रयास होना चाहिए। लेकिन विदेश नीति का संचालन यथार्थ के धरातल पर किया जाता है और विदेश नीति के संचालन का केंद्रीय बिंदु राष्ट्रीय हित होता है। अर्थात वे विदेश नीति का संचालन करते समय राष्ट्रीय हित को प्रथम प्राथमिकता देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हित क्या है और इस विदेश नीति के संचालन के क्रम में वे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के दृष्टिगत बहुत से तानाशाही वाले देशों से भी संबंध संचालित करते हैं, मित्रता संचालित करते हैं। तो अध्ययन में भी हमें एक यथार्थवादी स्वरूप के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और राजनीतिक अध्ययन में माना गया है कि सैनिक तानाशाही भी अपेक्षाकृत राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक रूप है। सैनिक तानाशाही कोई बहुत ज़्यादा पिछड़ा या राजतांत्रिक तरीके से पिछड़ा हुआ रूप नहीं है, यह कुछ गतिशीलता का भी प्रतीक है। तो इस हास्य के साथ राजनीतिक अध्ययन में इसे देखा जाता है। लेकिन किसी देश में तानाशाही की स्थिति वहाँ के आदर्श स्थिति नहीं है। आदर्श स्थिति तो लोकतंत्र है, जन भावना की प्रतिष्ठा के साथ शासन एक श्रेष्ठ स्थिति है। और एक और अंतर है अधिनायकवाद, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध प्रियता, उग्र राष्ट्रवाद इन चीज़ों को बढ़ावा देता है और लोकतंत्र अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। हम इस अंतर को भी ध्यान रखें। मैं एक बार फिर तानाशाही अधिनायकवाद के उदाहरणों की दृष्टिगत
कोरिया का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एशिया महाद्वीप के पूरब में, एशिया महाद्वीप के बिल्कुल उत्तरी पूर्वी किनारे पर जो एक प्रमुख देश कोरिया है, ये रूस, जापान, चीन, फिलीपींस आदि के मध्य स्थित है और ये दो भागों में विभाजित है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया जहाँ लोकतांत्रिक शासन के लिए जाना जाता है, वहीं उत्तरी कोरिया अधिनायकवादी शासन का उदाहरण है। उत्तरी कोरिया के शासक किम अक्सर अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, परमाणु हथियारों के प्रदर्शन के लिए और मिसाइल प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। तो अधिनायकवादी शासन अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी कोई आदर्श पक्ष नहीं है, जबकि भावी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमने शासन के दो रूपों की चर्चा की, लोकतंत्र और अधिनायकवाद। हमें अभिमान है कि हम भारत के नागरिक हैं, हमें अभिमान है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिक हैं। आपको विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संचालन करना है। 18 वर्ष की आयु के पश्चात एक मतदाता के रूप में आप विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की दिशा निर्धारण में भागीदार बनेंगे और इस क्रम में हम लोकतंत्र को आदर्श माने, लेकिन जो इस आदर्शात्मक शासन प्रणाली का विकल्प क्या है, इसको भी हम नहीं भूलें। एक चुनौती है, दुनिया में भी चुनौती है। अगर हम राजनीतिक विकास चाहते हैं तो लोकतंत्र एक सपना है, तो तानाशाही की स्थितियां भी यथार्थवादी संकट हैं, जिन्हें राजनीति विज्ञान में पढ़ा और समझा जाना चाहिए। और राजनीति विकास के संकल्प अर्थात लोकतंत्र, जनता की भावना, जनता की प्रतिष्ठा के साथ शासन और अंतर्राष्ट्रीय शांति, मानव जीवन अस्तित्व की रक्षा के साथ हमें राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और संचालन करना है। धन्यवाद।